साथियों नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, मुद्रा विकृतियाँ। साथियों, मैं हूं डॉक्टर दयाराम राजपूत और आज आप लोगों के साथ में ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा, जिसमें मानव शरीर के अंतर्गत होने वाली पोस्चरल डिफॉर्मिटीज बाय बर्थ और आफ्टर बर्थ, या बहुत सारे जो काम करने के तरीके हैं, ये आसपास का सोसाइटी है, आसपास का वातावरण है, रहन सहन है, खान पान है, जिन कारणों से पोस्चर के अंदर मानव शरीर की जो मुद्राएं हैं उसके अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़, विकृतियां पैदा हो जाती हैं, जो कि अर्ली एज में यदि डिटेक्ट हो जाएं तो बहुत ही सरलता से उनका उपाय किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो साथियों, आज जानेंगे पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में। शुरू करते हैं। पोस्चर एंड पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। सबसे पहले जानेंगे मुद्रा क्या है और मुद्रा विकृतियाँ क्या क्या होती हैं, और गुड पोस्चर और बैड पोस्चर में क्या अंतर है। तो सबसे पहले पोस्चर की चर्चा करेंगे। पोस्चर कैन बी डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ ओवरऑल पोजीशन ऑफ द जॉइंट अडॉप्टेड टू बैलेंस द स्केलेटल सेगमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी इन ईच पोजीशन। प्रत्येक स्थिति में जो हमारे जॉइंट्स हैं, हमारा शरीर का जो बैलेंस है, वो कैसे अडॉप्ट करता है। और सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन आल्सो पोस्चर एज, पोस्चर इज द वे वन पोजिशन हिज हर बॉडी और अरेंज हिज हर लिम्स। किस प्रकार से अपने जो संधियां हैं, जॉइंट्स हैं, शरीर के हिस्से हैं, कैसे अरेंजमेंट होता है बैठी स्थिति में, खड़ी हुई स्थिति में, लेटी हुई स्थिति में या हवा में। इट इज़ द पोजिशन ऑफ one or many body segment in relation to one another and their orientation and shape. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, क्या क्या विकृतियाँ हो सकती हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आर फिजिकल abnormalities that occur when body curvatures shift from natural body alignment. सामान्यतः जो स्थिति है मानव शरीर की, उससे यदि थोड़ा सा डिफरेंट बॉडी कर्वेचर होता है, थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ता है, तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के अंतर्गत उसको काउंट किया जाएगा। और इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। कोशिश की है उसको अलग अलग एरिया के हिसाब से डिफाइन करने की, जिसमें सबसे शुरुआत हम करेंगे डिफॉर्मिटी ऑफ स्पाइन। जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर कौन कौन सी डिफॉर्मिटी हो सकती है। यहाँ पर पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ को कैटेगराइज करने की कोशिश की है। स्पाइन की डिफॉर्मिटी, जिसमें काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस, 3 डिफॉर्मिटीज़ जो रीढ़ की हड्डी है उसमें होती हैं। नेक्स्ट वन, डिफॉर्मिटी ऑफ शोल्डर। जो कंधा है उसकी डिफॉर्मिटी को बोलते हैं राउंडेड शोल्डर्स। नेक्स्ट वन, डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स। पैरों में जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं वो होती हैं 2 प्रकार की, बो लेग्स एंड नॉक नीज। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड लास्ट वन, डिफॉर्मिटीज ऑफ फीट। जो पैर है, तलवा है, उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है उसको बोलते हैं फ्लैट फुट, सपाट पैर। साथियों, एक एक करके हम यहाँ जानेंगे कि ये डिफॉर्मिटीज़ कैसे होती हैं, इनके कारण क्या हो सकते हैं और प्रिकॉशन ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। शारीरिक शिक्षा में इन सभी डिफॉर्मिटीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है। और समाज के अंदर इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ छोटे बच्चों में अर्ली एज में यदि डिटेक्ट होती है तो उनको आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं।
स्पाइनल जो कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसके अंतर्गत होने वाली जो डिफॉर्मिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड को 5 मेजर सेगमेंट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन सर्वाइकल, जिसमें 7 वर्टिब्रा कॉलम आपस में इंटरलॉक्ड रहते हैं, और सेकंड वन है थोरेसिक, जिसमें 12 स्पाइनल कॉर्ड के जो हिस्से हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड रहते हैं। और नेक्स्ट वन है लंबर, जिसमें 5 इंटरलॉक्ड रहते हैं, और सैक्रम, जिसमें भी 5, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के जो हिस्से है वो फ्यूज्ड फॉर्म में रहता है। लास्ट वन कॉकॉक्सी, जिसमें 4 स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स होते हैं जो इंटरलॉक होते हैं, और जिस प्रकार से टोटल 30 वर्टिब्रा कॉलम इसमें अटैच होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक रीजन के अंदर सैक्रम एंड कॉकॉक्सी। साथियों, इसमें होने वाली जो डिफॉर्मिटी हैं उसको हम समझेंगे। सबसे पहली जो डिफॉर्मिटी हमने चर्चा की थी, काइफोसिस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस शेप में जो ये काइफोटिक स्पाइन है यहाँ पर, और ये नॉर्मल स्पाइन है। इसमें काइफोसिस नहीं है इस फिगर में, और इसमें दिखाया गया है। इस प्रकार से ये एक्चुअल शेप इस शेप में हो जाता है। और ये सर्वाइकल जो रीजन है, लोअर सर्वाइकल रीजन है, एंड अपर थोरेसिक रीजन ऑफ स्पाइन, ये कर्व में हो जाता है। इस कारण से काइफोसिस जो डिफॉर्मिटी है वो देखने को मिलती है। काइफोसिस is the type of spinal deformity characterized by outward curvature of spine in lower cervical and upper thoracic of the spine. It is also called C-shaped curvature of spine or humpback condition. ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि काइफोसिस के जो दूसरा नाम है वो C-shaped curvature भी कहलाता है, और कभी कभी इसको हम्पबैक कंडीशन भी बोला जाता है। कई महत्वपूर्ण परीक्षाओं में इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम्पबैक कौन सी डिफॉर्मिटी कहलाती है? कई बार काइफोसिस के दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? तो ये इस प्रकार से सी शेप्ड एंड हम्पबैक ये दूसरे नाम है। और लोअर सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन में ये डिफॉर्मिटी पाई जाती है। काइफोसिस इज अ कर्व सीन फ्रॉम the side in which the spine is bent outward। यदि हम इसको साइड से देखें तब ये देखने को मिलेगा कि ये बाहर की तरफ जो सी शेप बन रहा है, अपोजिट सी शेप, वो देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमने जाना कि काइफोसिस जो डिफॉर्मिटी है उसके दूसरे नाम क्या है और ये कहाँ पर हो सकती है। कॉजेस ऑफ काइफोसिस, इसके क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं जिसके कारण से काइफोसिस हो सकता है। फर्स्ट वन, पुअर सिटिंग पोस्चर्स, फॉर एग्जांपल लीनिंग ऑन टेबल व्हाइल स्टडिंग। ये जब भी किसी टेबल पे बैठते हैं या बेंच पे बैठते हैं, और यदि आप या छोटे बच्चे या जो भी उस पर काम करे, पढ़ने के दौरान, कुछ काम करने के दौरान वो झुक कर के बैठे, तो ये काइफोसिस होने का चांस बढ़ा रहता है। मसल वीकनेस इन अपर बैक, जो अपर बैक पोर्शन है उसमें यदि मसल्स के वीकनेस है तो भी इस कारण से ये हो सकती है। उम्र बीतने के साथ साथ ये काइफोसिस हो सकता है एजिंग के कारण। आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इस प्रकार से यदि किसी भी व्यक्ति को हड्डी से संबंधित कोई रोग है, हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उसको भी ये काइफोसिस होने का चांस है। बर्थ डिफेक्ट, यदि किसी चाइल्ड को बाय बर्थ ही इस प्रकार की डिफॉर्मिटी है तो भी ये कारण है कि जन्म से ही उसको ये चीज़ हो जाती है। सिल्व डिस्क और अदर इंजरीज टू द स्पाइन, यदि किसी को रीढ़ की हड्डी में किसी अन्य प्रकार की चोट लगती है या सिल्व डिस्क उसको है तो भी इस कारण से काइफोसिस हो सकता है। अदर स्पाइनल डिफॉर्मिटीज लाइक लॉर्डोसिस, स्कॉलरसिस एक्सेट्रा, यदि किसी को बाकी अन्य डिफॉर्मिटी भी है, लॉर्डोसिस, स्कॉलरसिस,
तो भी इस प्रकार से काइफोसिस होने का चांस रहता है। अब ऐसी कंडीशन में हम काइफोसिस को कैसे मैनेज करें, कैसे ठीक करें, तो कुछ हद तक इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन पहली राय ये है कि आप अच्छे डॉक्टर को सलाह लें, इसके बाद ही इन सारे ट्रीटमेंट्स को अपनाएं। जनरल मैनेजमेंट जो है यहाँ पर किया जा सकता है। एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग स्ट्रेंथनिंग द मसल ऑफ बैक, ऐसी एक्सरसाइज जिससे कि जो पिछले हिस्से की मांसपेशियाँ हैं उनको ताकत मिले, ऐसी एक्सरसाइज करें। मेडिसिन बॉल बैक हाइपर एक्सटेंशन एक्सरसाइज, मेडिसिन बॉल से पीछे की तरफ से बॉल को फेंकने की कोशिश की जाए तो इस एक्सरसाइज करने से काफ़ी हद तक ये ठीक किया जा सकता है। वियरिंग ब्रासेस में हेल्प स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड टीन्स, जो छोटे बच्चे हैं और टीन एज के जो बच्चे हैं उनको यदि ब्रासेस पहनाएं और पीछे की तरफ उसको खींच के रखें बैक को, तो काफ़ी हद तक काइफोसिस को ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी इन एक्सट्रीम केसेस, और गंभीर रूप से यदि बहुत ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा ही कुछ एक्सट्रीम है तो मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी और सर्जरी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट थ्रू योगा, कुछ हद तक योगिक एक्सरसाइज भी हैं, योगा के कुछ आसन हैं जिनके माध्यम से भी इन एक्सरसाइज को अपनाते हुए, इन योगासन को अपनाते हुए इसको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि धनुरासन, भुजंग आसन एंड चक्रासन। ये जिस प्रकार की डिफॉर्मिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यदि एक्सरसाइज की जाए, योगा एक्सरसाइज की जाए, योगिक आसन किए जाए तो काफ़ी हद तक मदद होगी और इनको ठीक करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इस प्रकार से धनुरासन, भुजंगासन और चक्रासन यदि किए जाए तो काफ़ी हद तक काइफोसिस ठीक करने में मदद मिलेगी। साथियों, नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है वो हम चर्चा करेंगे लॉर्डोसिस के बारे में, जो कि स्पाइनल कॉर्ड का लॉर्डोसिस, लंबर एरिया में ये डिफॉर्मिटीज पाई जाती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं द टर्म लॉर्डोसिस मीन्स द नेचुरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन एंड डजंट सजेस्ट एनी डिफॉर्मिटी व्हेन the inward curvature of lumbar region of spine gets increased. It is called loss of lordosis. इसको लॉस ऑफ लॉर्डोसिस के नाम से भी जानते हैं। और लॉर्डोसिस एरिया में यदि ज़्यादा कर्वेचर आ जाए, ज़्यादा झुकाव आ जाए, आपने देखा होगा तारक मेहता के उल्टा चश्मा में बागायत जो कैरेक्टर है उसका लंबर सेक्शन आगे की तरफ हमेशा दिखाया जाता है, तो इस कैरेक्टर से भी लॉर्डोसिस को याद किया जा सकता है। एंड दैट इज अ डिफॉर्मिटी। दिस डिफॉर्मिटी इज characterized by protruded belly region along with increased inward curvature at lumbar region of spine and may associated with kyphotic spinal curve. Lordosis is curve seen from the side in which spine is bent inward. यदि हम देखें लॉर्डोसिस को तो ये नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड है और साइड से यदि देखें तो लंबर सेक्शन में जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आगे की तरफ झुका रहता है। इस प्रकार से जो काइफोसिस हुआ, लॉर्डोसिस हुआ, इनको साइडवर्ड यदि हम बाय विजन देखने की कोशिश करें साइड से तो इन डिफॉर्मिटीज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है, देखा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? कॉजेस ऑफ लॉर्डोसिस: पुअर स्टैंडिंग पोस्चर, खड़े होने का गलत तरीका, मसल्स वीकनेस इन एब्डोमेन रीजन, जो पेट का हिस्सा है उस एरिया में मांसपेशी का कमज़ोर होना, ओबेसिटी के कारण भी लॉर्डोसिस हो सकता है, मोटापे के कारण, प्रेगनेंसी के कारण भी ये लॉर्डोसिस होने का चांस है,
आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि पिछले काइफोसिस में भी हमने ये चीज़ देखी कि किसी को यदि हड्डियों का विशेष रोग है, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उनको ये लॉर्डोसिस काइफोसिस हो सकता है। हेरिडिटी एंड बाय बर्थ, किसी को वंशानुक्रम में भी मिल सकता है, यदि किसी मदर फादर को ये प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी हो सकता है। स्लिप डिस्क, जो कि पिछले उसमें भी चर्चा की, और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी होती है तो भी इस प्रकार का इंजरीज होने का चांस रहता है और डिफॉर्मिटी हो सकती है। अदर स्पाइनल डिफॉर्मिटी लाइक काइफोसिस स्कॉलोसिस, यदि किसी को काइफोसिस स्कॉलोसिस है तो भी उसको लॉर्डोसिस होने का चांस बना रहता है। मैनेजमेंट ऑफ लॉर्डोसिस, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग स्ट्रेंथनिंग द मसल्स ऑफ एब्डोमेन लाइक सेटअप्स, यदि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सेटअप्स कराए जाए, अल्टरनेट टो टच स्लोप वॉक किया जाए, तो इस प्रकार से उसकी मांसपेशियों में मजबूती आएगी और काफ़ी हद तक लॉर्डोसिस को मैनेज किया जा सकता है। वेट लॉस, यदि कोई ज़्यादा ओबेज है तो उसका वजन कम करके लॉर्डोसिस को मैनेज किया जा सकता है। वेयरिंग ब्रासेस में हेल्प स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड टीन्स, अलग से बेल्ट आते हैं इसके, यदि इसको लगाएं काफ़ी हद तक मैनेज किया जा सकता है। इनटेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट्स, यदि हड्डियों की कमजोरियां हैं और कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे करके काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी इन एक्सट्रीम केसेस, गंभीर बीमारी में सर्जरी, फिजियोथेरेपी ही एकमात्र उपाय है जिसके माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। और यदि योगा के माध्यम से इसको ठीक करने की कोशिश की जाए तो इसमें पश्चिमोत्तानासन एंड पद्म हस्तानासन, ये दो योगासन हैं जिनके माध्यम से काफ़ी हद तक इसको मैनेज किया जा सकता है। पश्चिमोत्तानासन एंड पद्म हस्तासन। इस प्रकार से हमने जाना लॉर्डोसिस और काइफोसिस के बारे में, इसको क्या कारण हो सकते हैं, कैसे इनको मैनेज करें। नेक्स्ट जो स्कोलेसिस एक डिफॉर्मिटी है, वो स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत होने वाली ये तीसरी डिफॉर्मिटी है। इसके अंतर्गत लेटरल बेंडिंग ऑफ स्पाइन, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका एस शेप में मुड़ जाना, इसको कभी कभी एस शेप्ड कर्व ऑफ स्पाइन भी कहते हैं। इन पीपल विथ स्कोलेसिस द बोन ऑफ स्पाइन ट्विस्ट on each other forming a S-shaped curve along with developing additional curves। इस प्रकार से जब आप इसको याद करने के लिए पुष्पा मूवी का जो कैरेक्टर है उसमें से देख सकते हैं कि एक तरफ उसका जो कंधा है हमेशा उठा रहता है, एक तरफ झुका रहता है, एस शेप में इसका स्पाइनल कॉर्ड रहता है। तो इस प्रकार से जो स्पाइनल कॉर्ड है यदि वो नेचुरल बेंडिंग से कहीं ज़्यादा यदि बेंड है साइडवर्ड, तो एस शेप में यदि है तो उसको स्कोलेसिस डिफॉर्मिटी कहेंगे। कॉजेस ऑफ स्कोलेसिस, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पुअर स्टैंडिंग एंड स्लीपिंग पोस्चर्स, गलत तरीके से खड़े होना और गलत तरीके से सोने की आदत। इम्बैलेंस इन मसल टोन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड एक्टिव मसल्स इन वन साइड ऑफ द बॉडी, यदि एक किसी एरिया में मांसपेशियां कमज़ोर हैं, इनएक्टिव हैं, तो भी इस प्रकार का स्कोलेसिस ये जो डिफॉर्मिटी है वो हो सकता है। अनइक्वल हैवी वेट बियरिंग, कई बार ये मुख्य कारण बनता है कि एक साइड में जो राइट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड है तो ज़्यादा वजन उठा करके ट्रैवल करते हैं और दूसरी साइड में कम, इस कारण से भी ये स्कोलेसिस एक तरफ कंधा झुक सकता है और स्पाइनल कॉर्ड एक तरफ झुक सकती है, जिस कारण से स्कोलेसिस हो सकता है। शॉर्टर लेग इन वन साइड, यदि किसी का एक पैर बड़ा एक पैर छोटा है तो भी इस प्रकार की स्कोलेसिस डिफॉर्मिटी हो सकती है। हेरिडिटी के कारण, बॉय बर्थ के कारण भी हो सकता है
आर्थराइटिस के कारण, ऑस्टियोआर्थराइटिस यदि किसी को हड्डियों से संबंधित रोग हैं तो भी इस प्रकार की डिफॉर्मिटी हो सकती है। स्लिप डिस्क, जो कि पिछले हमने डिफॉर्मिटी में भी चर्चा की, वीक बोन, कमज़ोर हड्डियाँ, तो भी ये हो सकती है। और साथ ही काइफोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस यदि किसी को है तो स्कोलियोसिस होने के चांस बने रहते हैं। इसको कैसे मैनेज किया जाए? मैनेजमेंट ऑफ स्कोलियोसिस। साथियों, जनरल मैनेजमेंट जो है वो है इन्वॉल्विंग बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द मसल्स ऑफ बैक एंड शोल्डर लाइक पुलअप्स, स्विमिंग विद ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। यदि इसमें बैक और शोल्डर के लिए पुलअप्स करें और ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक से कोई तैरे तो काफ़ी हद तक इस डिफॉर्मिटी को मैनेज किया जा सकता है। वेयरिंग ब्रासेस, कोई बेल्ट लगाए कोई बच्चा या टीन, तो भी काफ़ी हद तक बैलेंस हो सकता है। थिरोपैटिक ट्रीटमेंट, इस प्रकार से ये स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत स्कोलियोसिस ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी, एक्सट्रीम केसेस में इनको भी आवश्यक पड़ने पर अपनाया जा सकता है और ठीक किया जा सकता है। और योगा में यदि बात करें, योगा के माध्यम से कैसे मैनेज करें, तो त्रिकोणासन, अर्धचक्रासन, सेतुबंध आसन, इस प्रकार से ये योगासन में सजेशन है कि इनको जब भी इस प्रकार की एक्सरसाइज या योगासन करें तो पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कंपैरिजन ऑफ स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़, यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों जो डिफॉर्मिटीज़ थी उनको कंपेयर करके देखें तो साइडवर्ड यदि सीन करें स्पाइनल कॉर्ड को तो फर्स्ट वन है स्कोलियोसिस एस शेप में, सेकेंड वन काइफोसिस अपोजिट सी शेप, एंड लास्ट वन लॉर्डोसिस जिसमें लंबर सेक्शन आगे की तरफ झुका हुआ। इस प्रकार से हमने जाना तीनों ही स्पाइनल कॉर्ड की डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है वो शोल्डर, कंधे के बारे में है। द टर्म राउंडेड शोल्डर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब resting shoulder position that has moved forward from body ideal alignment। ये देखते हैं कि आइडियल जो अलाइनमेंट होना चाहिए शोल्डर का उससे कहीं आगे की तरफ शोल्डर होता है तो इस स्थिति को राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटीज कहा जाता है। क्या कारण हो सकते हैं राउंड शोल्डर के? एनी एक्टिविटी दैट कॉजेज द बॉडी लुक डाउन और फॉरवर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू राउंड शोल्डर्स। यदि लंबे समय तक आगे की तरफ ये झुके रहे शरीर को और शोल्डर्स को रखते हैं तो इस प्रकार से राउंड शोल्डर की स्थिति बन सकती है। इट इंक्लूड्स यूजिंग अ स्मार्टफोन और टैबलेट, यूजिंग अ कंप्यूटर और लैपटॉप एक्सेट्रा। स्मार्टफोन और टैबलेट या कंप्यूटर के ज़्यादा समय तक उपयोग करने के कारण ही राउंड शोल्डर्स हो सकते हैं। सिटिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक बैठे रहना एक ही जगह पर। ड्राइविंग अ व्हीकल्स, किसी वाहन को लंबे समय तक चलाने की स्थिति में भी ये हो सकता है। कैरिंग हैवी ऑब्जेक्ट ऑल डे एक्सेट्रा, और बहुत ही ज़्यादा वजन का कोई ऑब्जेक्ट दिन भर के लिए या ज़्यादा समय के लिए उठा के रखते हैं या कैरी करते हैं तो भी इस प्रकार से राउंड शोल्डर्स हो सकते हैं। इसको मैनेज करने के जो तरीके हैं, फर्स्ट वन अबव द हेड चेस्ट स्ट्रेच, हेड चेस्ट स्ट्रेच करें। प्लैंक एक्सरसाइज कुछ किया जा सकता है जिसके माध्यम से काफ़ी हद तक राउंड शोल्डर्स को मैनेज किया जा सकता है। वॉल स्ट्रेच बाय स्टैंडिंग विद देयर tailbone, lower back, upper back and head against a wall that feet are positioned slightly away from the wall। इस प्रकार से दीवार की मदद से भी काफ़ी हद तक इसकी जो
ग्राउंड शोल्डर की समस्या है उसको धीरे 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 ऊपर की तरफ यदि करें पोजीशन वाइज तो काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। इसमें जो योगा के कुछ टाइप्स यहाँ दिए हैं जिसके माध्यम से भी इसको मैनेज किया जा सकता है। फर्स्ट वन सेतु बंधासना, वितिलासना, गौमुखासना एंड ताड़ासना। इस प्रकार के आसन और एक्सरसाइज यदि करें तो काफ़ी हद तक राउंड शोल्डर्स को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है वो हम चर्चा करेंगे बो लेग्स के बारे में। जो पैर हैं वो धनुष आकार के हो जाते हैं, बो लेग्स। ये bow legs is a condition in which the outward curvature of legs get increased, keeping the ankles together while distance between the knees get increased. It is also called genuvarum. इसको गेनुवेरम के नाम से भी जाना जाता है। और यदि किसी का जो नी है वो नीचे तलवे टच करने के बाद भी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में बाहर की तरफ झुक जाए तो ये बो लेग्स कहलाएगी स्थिति। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट वन एनी अंडरलाइंग डिसीज लाइक रिकेट्स, किसी भी प्रकार की रिकेट्स हड्डी से संबंधित बीमारी के कारण बो लेग्स हो सकता है। ड्वार्फिज्म के कारण हो सकता है। अंडर यूज्ड इनर थाई मसल्स, बोन फ्रैक्चर्स दैट हैवंट हील्ड प्रॉपर्ली, यदि किसी को हड्डी में किसी को फ्रैक्चर हुआ है और ढंग से वो नहीं भर पाया, फ्रैक्चर ठीक नहीं हो पाया और उसका उपयोग करें तो बो लेग्स होने के चांस बढ़े रहते हैं। लीड एंड फ्लोराइड पॉइजनिंग, फ्लोराइड की मात्रा यदि किसी को ज़्यादा है तो भी बो लेग्स होने का चांस बना रहता है। एबनॉर्मली डेवलप्ड बोन्स और बोन डिस्प्लेसिया, यदि किसी का बोन में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो भी इस प्रकार की बो लेग्स होने का चांस बना रहता है। कैरिंग हैवी वेट फ्रॉम टेंडर एज, छोटी उम्र से ज़्यादा वजन का यदि कोई सामान उठाए तो भी ये बो लेग्स होने का चांस होता है। ऑस्टियोआर्थ्राइटिस डिसीज, यदि हड्डी से संबंधित कोई बीमारी तो भी बो लेग्स हो सकता है। इसको कैसे मैनेज किया जाए? मैनेजमेंट ऑफ बो लेग्स। फर्स्ट वन स्क्वाड विथ योर टोज फेसिंग इनवर्ड, जब भी इस प्रकार की एक्सरसाइज करें जिसमें स्क्वाड लगाएं और जो टो है वो अंदर की तरफ उसकी पोजीशन रहे। सेकंड हिप जॉइंट एडक्शन विथ रेसिस्टेंट बैंड, इंटरनल हिप रोटेशन, अंदर ही अंदर हिप को रोटेट करने की कोशिश करें। प्रेस एनी ऑब्जेक्ट विथ इनर थाई, जो इनर थाई है उससे किसी वस्तु को प्रेस करें। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी एंड सर्जरी इन एक्सट्रीम केस, गंभीर कंडीशन में इस प्रकार की सर्जरी और फिजियोथेरेपी के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। और योगा की कुछ यहाँ पर योगासन है जिसके माध्यम से इसको मैनेज किया जा सकता है। सुप्त कपोत्साना, गरुणासन, पश्चिमोत्तानासन, इस प्रकार से बो लेग्स को मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिफॉर्मिटी है पैर की वो है नॉक नीज, घुटने आपस में टकराना। बो लेग इज अ कंडीशन इन विच inward curvature of legs get increased, keeping the knees together while distance between ankle get increased. It is also called genuvarum. जो नॉक नीज है इसमें जो घुटने आपस में टकराते हैं जब खड़े होते हैं तो इस कंडीशन को कैसे डिटेक्ट करें
ये जब भी कोई व्यक्ति सावधान की स्थिति में खड़े हो तो आपस में घुटने टकराए या चलने पर घुटने टकराए तो हम सिंपली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नॉक नीज के कारण एनी अंडरलाइंग डिसीज लाइक रिकेट्स, हड्डी से संबंधित कोई बीमारी है तो ये रिकेट्स नॉक नीज होने का चांस है। ओबिसिटी, किसी को बहुत ज़्यादा मोटापा है तो भी एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है नीज पर तो भी इस प्रकार का डिफॉर्मिटी होने का चांस रहता है। इंजरीज और इलनेस अफेक्टिंग द लेग्स और नी, किसी को कोई चोट या बीमारी है जो कि लेग और नी को अफेक्ट करे। आर्थराइटिस एंड पर्टिकुलरली इन नी में किसी को जोड़ की समस्या है तो भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिशिएंसी विटामिन डी, कैल्शियम के कारण और विटामिन डी की कमी के कारण ये नॉकनेस हो सकता है। जेनेटिक इफेक्ट्स, ये स्वाभाविक सी बात है कि बाय बर्थ पेरेंट्स से बच्चे में ये नॉकनीज की प्रॉब्लम्स ट्रांसफ़र हो सकती है। अंडर यूज्ड इनर थाई मसल्स के कारण हो सकता है। नॉकनीज मैनेज करने का यहाँ पर जनरल सजेशन है, जनरल मैनेजमेंट है। साइड लंजिंग करें, हिप जॉइंट एबडक्शन विथ रेसिस्टेंट बैंड, और रेसिस्टेंट बैंड जो प्रतिरोधक बैंड आते हैं उनको भी उपयोग करके काफ़ी हद तक किया जा सकता है। उनको रबर जैसा उपयोग करके और बाहर ना निकले नॉक। स्लीपिंग विथ पिलो और रोलर बिटवीन नीज, दोनों घुटनों के बीच में यदि तकिए को या रोलर को हम लगा करके सोते समय तो भी काफ़ी हद तक इसमें आराम मिलेगा और नॉकनीज को काफ़ी हद तक ठीक करने में मदद मिलेगी। हॉर्स राइडिंग, घोड़े को दौड़ाने का काम करें तो भी काफ़ी हद तक नॉकनीज को ठीक किया जा सकता है। वेट लॉस, यदि किसी का वजन ज़्यादा है तो उसका वजन घटाने की कोशिश करें तो भी काफ़ी हद तक नॉकनीज को कम किया जा सकता है। बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जो तितली उड़ाने जैसा घुटनों से जो पैरों से जो एक्सरसाइज किया जाता है उसको भी यदि करें तो काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। मेडिकेशन एंड फिजियोथेरेपी सर्जरी, एक्सट्रीम केस में ये आखिरी ऑप्शन सर्जरी है और इनको करने से काफ़ी हद तक नॉकनीज को ठीक किया जा सकता है। योगा में कुछ यहाँ पर आसन को सजेस्ट किया है। वज्र कोणासन, वीरभद्रासन एंड त्रिकोणासन। इस प्रकार से जो भी डिफॉर्मिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सरसाइज या योगासन करें तो काफ़ी हद तक वो मांसपेशी, वो एरिया ठीक होगा। यहाँ पर हम यदि कंपेयर करें डिफॉर्मिटी ऑफ लेग्स की तो फर्स्ट वन नॉर्मल कंडीशन है, सेकंड बो लेग्स, धनुषाकार के पैर, थर्ड वन नॉकनीज, घुटने धनुषाकार जैसे हो जाना और नॉकनीज में घुटने आपस में टकराना। ये लास्ट जो डिफॉर्मिटी है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, फ्लैट फीट। इसको फ्लैट फुट भी बोलते हैं। फ्लैट फीट इज कंडीशन इन विच द आर्क ऑफ द फुट कोलैप्स with entire sole of foot coming into the complete or near complete contact with ground. It is also called pes planus. इसका दूसरा नाम पेस प्लानस है और ये नॉर्मल आर्क है और सामान्यतः जिसका फ्लैट फुट होता है तो उसका पूरा तलवे का पूरा हिस्सा निशान छोड़ता है। तो ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की कंडीशन है तो कई प्रकार के डिफेंस सर्विसेज में इस प्रकार के एस्पेरेंट को बाहर किया जाता है मेडिकल टेस्ट में। और क्योंकि मेन रीजन है कि दौड़ने में, रनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में, बैलेंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है फ्लैट फुट से सफ़र करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए। इस कारण से डिफेंस सेक्टर्स में पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सभी कैंडिडेट्स को नहीं भर्ती किया जाता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? बर्थ एब्नॉर्मैलिटी, बाय बर्थ भी हो सकता है।
जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। स्ट्रेच्ड और टॉर्न टेंडन्स एंड लिगामेंट ऑफ लोअर लेग्स, यदि टेंडन और लिगामेंट यदि स्ट्रेच हो गए या टॉर्न हो गए तो भी इस कंडीशन बन सकती है। ब्रोकन और डिसलोकेटेड बोन्स, यदि पैर की हड्डियाँ, तलवे की हड्डियाँ टूट गई हैं, फ्रैक्चर है, तो भी इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। सम हेल्थ कंडीशन सच एज रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, यदि किसी को रियूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी है तो भी इस प्रकार से फ्लैट फुट हो सकता है। नर्व प्रॉब्लम्स, किसी को न्यूरॉन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो भी फ्लैट फुट हो सकता है। वजन के कारण, ओबेसिटी, मोटापे के कारण, लेग लेंथ इनइक्वालिटी, कभी कभी ये होता है कि किसी का एक पैर बड़ा एक पैर छोटा, तो भी ये फ्लैट फुट होने का चांस है। स्कोलेसिस, यदि किसी को स्कोलेसिस हो तो भी फ्लैट फुट होने का चांस है। इसको कैसे मैनेज करें, तो इसके लिए कुछ सजेशन है। पिकिंग अप स्मॉल ऑब्जेक्ट फ्रॉम फीट एंड पुट इट इन अ बकेट, कोई सा छोटा ऑब्जेक्ट पैर से उठाएं और उसको बकेट में डालने की कोशिश करें, जिससे कि कर्व शेप में आपका पैर हो जाएगा। स्किपिंग, रस्सी कूद करें। स्पेशली डिवाइस्ड ऑर्थोपेडिक शूज, यदि स्पेशल केस के जो शूज़ हैं, आपके जूते हैं जिसमें सोल ज़्यादा लगा हुआ है, इस प्रकार के जूतों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हील रेज एंड वॉकिंग ऑन टोस, जो हील है उसको उठा करके और टो पर वॉक करने की एक्सरसाइज करने से, रनिंग करने से भी काफ़ी हद तक फ्लैट फुट को ठीक किया जा सकता है। मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, सर्जरी एक्सट्रीम केस में किया जा सकता है। और कुछ योगासन है जिसमें वज्रासन, ताड़ासन, वीरासन, इनके माध्यम से काफ़ी हद तक फ्लैट फुट को ठीक किया जा सकता है। रेत पर नंगे पैर चलने से, और पर्टिकुलरली आपका स्लीपर और जूते में एक्स्ट्रा सोल लेने से काफ़ी हद तक फ्लैट फुट को ठीक किया जा सकता है। होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ यदि किसी को है तो उसको बाय सीइंग, विजुअल के माध्यम से, देखने के माध्यम से आप उसको डिटेक्ट करें। छोटे बच्चों में यदि ऐसा है तो डॉक्टर की सलाह लेकर के, कुछ एक्सरसाइज कराकर, कुछ फिजियोथेरेपी देके, कुछ योगासन के माध्यम से उसको अर्ली एज में ठीक करें, ताकि आने वाले जो पीढ़ियां हैं, जो यंग एज हैं, जो यूथ है, उनको इस प्रकार की समस्या ना हो और अच्छे से जीवन यापन कर सकें और अपनी सेवाएं इस देश को दे सकें। होपफुली आपको ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।